नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। आज का जो हमारा पेपर है, ये आपका सीटेट का 2021 में जो आयोग द्वारा आयोजित किया गया था, वो पेपर है जिसके हम लोग सीडीपी के 30 प्रश्नों को आज देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, यानी कि अगर अलग-अलग क्षेत्र से, अलग-अलग सोसाइटी से अगर कोई सीखने के लिए आया है या बच्चे सीखने के लिए आए हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से चलाएँ। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, टालना नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए और उसी हिसाब से अपनी कक्षा को चलाना चाहिए, ठीक है? अगर अलग-अलग सोसाइटी के बच्चे आए हैं, तो उनको अलग-अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सुसाध्य मतलब अच्छे से किया जा सकता है। देखिए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना, ये तो होना नहीं चाहिए। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये भी नहीं होना चाहिए। समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है? देखिए, अटल प्रक्रिया मतलब ऐसा होता है जिस प्रक्रिया को बदला ही ना जा सके, तो इसको तो बढ़ावा देना नहीं है हमें। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो पहला नंबर है आपका, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है? समरूप मतलब कहने का इंक्रीजिंग यूज ऑफ द एनालॉजीज, मतलब जैसी अगर एक कोई समस्या है तो उसकी जैसी एक समस्या, 2 समस्या, 3 समस्या रख करके धीरे-धीरे उसको जोड़-जाड़ के तब सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? यही समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे आपके पास कोई समस्या आ गई, उसको आपने सॉल्व कर लिया, वैसी एक समस्या और ला दें, फिर आपने सॉल्व कर लिया, फिर एक और ला दें, फिर आपने सॉल्व कर लिया, तो आप अच्छे से उस समस्या को समाधान करना सीख जाएँगे, ठीक है? आगे देखिए, अधिगम कठिनाइयों में जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, नेगेटिव आया है, क्या नहीं करना चाहिए? तो आप नेगेटिव वाला ढूँढिए, आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये तो बनाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, देखिए जटिल लिखा है, ये थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है? क्योंकि जटिल का प्रयोग नहीं होता, वो होता है सुसाध्य का प्रयोग, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अध्यापक को ये नहीं करना चाहिए। बाकी दृश्य श्रव्य ये हो सकता है और ये भी। तो जो 1, 3 और 4 ऑप्शन है, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जो ये सेकंड वाला है ना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर सरल लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन इसने लिखा है कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग जो हमको नहीं करना चाहिए, यानी कि अध्यापक उसको नहीं करेगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सेकंड नंबर। आगे देखिए, सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या है? हर बार क्वेश्चन में पूछ रहा है। जहां आपको सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी आ जाए तो आपको कुछ नहीं ढूंढना है, सीधा आपको क्या सुनना है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन ढूंढना है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अपसारी चिंतन मतलब होता है कि एक साथ कई क्षेत्रों में सोच पाना, या कई क्षेत्रों की क्रिएटिविटी को एक नजरिए से देख पाना, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। चलिए, अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? देखिए, बिना विश्लेषण, नहीं, गलत। अनुकरण नकल करना, ये भी गलत है। विषय वस्तु को यंत्रित याद करना, बिल्कुल गलत है। तो लास्ट वाला बचा आपका संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है? देखिए, अध्यापन अधिगम का सबसे बड़ा जो यूज कह लीजिए, या सबसे बड़ा सफलतम तभी माना जाएगा जब बच्चे चीजों के बीच में लिंक अप करके सीखना समझ जाए, ठीक है? यानी कि 2 चीज़ों को अगर उनको सीखना है, तो उनमें वो कॉमन पॉइंट निकालना सीख जाएँ कि ये पॉइंट इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है। अर्थात चीज़ों को जोड़-जोड़ के जब सीखना समझ जाएँगे वो, तो उसी को कहा जाता है कि अध्यापन अधिगम बहुत अच्छे से हुआ है। यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यही इसका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है? आगे देखिए, लिखा है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि देखिए, छात्रों का उन्हें त्रुटि करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? आप खुद बताइए। जब वो त्रुटि करेंगी, बच्चे त्रुटि करेंगे, तो उनको वो पकड़ेंगी और उसको वो अपने ढंग से थोड़ा सकारात्मक रूप से, जो बच्चे के लिए सूटेबल हो, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है? यही होता है उद्देश्य। आगे देखिए, अब ऑप्शन देखिए, इसके आधार पे वहाँ ज़्यादा त्रुटि करने वाले बच्चों को दूसरों से अलग अलग नहीं करना है हमें। अधिगम केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड हटाइए। इसके आधार पे दंड भी नहीं देना है, हटाइए। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल।
ठीक है। जैसे जैसे बच्चे त्रुटि करते जाएंगे वैसे वैसे उनकी अध्ययन की प्रक्रिया और सुगाढ़ होगी, ठीक है, यानी कि और मजबूत होगी, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? कायम मतलब जैसे जो मोटिवेशन है उसको आप दे रहे हैं तो बच्चे किस प्रकार उसको कायम रख सकते हैं, मतलब जो लगातार चलता रहे। देखिए, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर ये कर सकते हैं आप, ठीक है। बच्चों को अगर आसान क्रियाकलाप देंगे तो बच्चे मोटिवेट होंगे। याद करना होगा नहीं, दंड भी नहीं दे सकते। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर नहीं देना है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आसान क्रियाकलाप उनसे करवाइए, छोटी मोटी एक्टिविटी कराइए जिससे बच्चों का मन कार्य में लगा रहे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन ही आपको उत्तर दे देगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, लिख रहा है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी फिर डैश। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? नहीं। अगर बच्चा शर्मा रहा है तो उसको प्रेरित कहाँ से होगा? बच्चों के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शर्मिंदगी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल संबंध है। अगर कोई बच्चा शर्मा रहा है तो पढ़ेगा क्या? का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई शर्मीला है या संकोची है तो उस सीखने की प्रक्रिया में वो थोड़ा पीछे हो सकता है, क्योंकि वो अपने प्रश्न ही नहीं पूछेगा। जब प्रश्न नहीं पूछेगा तो उसका समाधान नहीं मिलेगा, जिसमें वो हमेशा उलझा रहेगा। तो शर्मिंदगी का संज्ञान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा, यानी कि निगेटिविटी आ सकती है। 9वां प्रश्न। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर? नहीं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती? ये भी निगेटिव है। नहीं। वयस्कों पर निर्भर रहते हैं? ये भी निगेटिव है। नहीं। तो सही पार्ट क्या है? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की एकदम एक्टिविटी सही रहती है, ठीक है। बस जरूरत है उनको अच्छे से ढालने की। चलिए, 10वां प्रश्न। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा सीखने के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? पहला, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? ठीक है। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, तो अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। असफलता अनियंत्रित है? ऐसा नहीं है, नियंत्रित है भाई। योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है? देखिए, अब ये दो ऑप्शन बचे। यहाँ लिखा है कि योग्यता अटल है। योग्यता अटल कैसे है भाई? अगर कोई बहुत किसी की एबिलिटी अच्छी है, अगर वो लगातार मेहनत कर रहेगा तो उसकी एबिलिटी और बढ़ जाएगी, और अगर मेहनत करना छोड़ देगा तो उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रनिंग कर रहे हो 10 किलोमीटर, अभी आप 1 महीना दौड़ो तो आप 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे, आपकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। तो अटल तो है नहीं, तो बचा क्या? सुधार है। सुधार मतलब इम्प्रूवेबल है, यानी कि जैसे अगर आपकी एबिलिटी है तो उसको आप और इम्प्रूव करके अच्छा बन सकते हो, ठीक है। 11वां नंबर देखिए सवाल। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला, बारंबार परीक्षाएं? नहीं। परीक्षाओं से कोई आपका समझ नहीं बढ़ता। अन्वेषण एवं संवाद, ये आपका सही आंसर है। अन्वेषण और संवाद यानी कि इंक्वायरी और डायलॉग की भी, अगर डायलॉग आप डिलीवरी करेंगे तो उससे आपको संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी मिलेगी और आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। बाकी प्रतिस्पर्धा आधारित परीक्षाएं नहीं होती। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। 12वां नंबर देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है भाई? देखते हैं। जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब क्या कठिनाई होगी भाई? समाज के अनुसार बच्चे सीख जाएंगे। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, यानी कि जैसे कि जो विषय जो चीजें हैं उसको आप अलग अलग तरीकों से बता रहे हो। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो उससे, उससे नहीं आ रहा है तो इससे, अलग अलग तरीकों से बता रहे हो तो बच्चे यहाँ भी सीख जाएंगे। सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो ये भी तो सही है। लेकिन आपसे पूछ रहा था कि कठिनाई कब होगी, तो कठिनाई तब होगी जब सूचना को आप अलग अलग बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि जैसे अब लाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, हम आपसे कह दें कि दिया भाषण जी मोदी ने प्रधानमंत्री, तो आप कहेंगे ये क्या है भाई? या आपसे हम कह दें भाषण, बच्चों से कहें भाषण दिया, फिर कहें मोदी जी ने, फिर कहें प्रधानमंत्री जी ने, फिर कहें हमारे देश के जो पीएम है, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा ये बता क्या रहे हैं। तो आप उसको बहुरूपों में बताइए, कह दीजिए बेटा हमारे जो पीएम है उन्होंने भाषण दिया। पीएम जो होते हैं देश के सबसे बड़े नेता होते हैं, ऐसे बताएंगे। अब बहुरूपों में एक ही चीज को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल देके तो बच्चा बेटर समझ जाएगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप उसको टुकड़ों में बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूचना को अलग अलग टुकड़ों में। देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी, यानी कि सीखने के लिए सबसे बढ़िया कंडीशंस क्या है?
संतुलित योजना उत्तेजना कोई भय नहीं, ये देखिए बिल्कुल सही, यानी कि बच्चा जो सीखना चाहता है वो मोटिवेटेड हो और उसके अंदर कोई डर ना हो कि टीचर हमको मार देंगे या सर जी हमको मार देंगे, कोई पूछेंगे, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका कोई उत्तेजना नहीं, गलत है। उच्च उत्तेजना तो ठीक है, लेकिन उच्च भय बिल्कुल गलत है, यहाँ भी उच्च भय है तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों के विकास पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जाता है। जब भी आपसे ऐसा कहे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या कह लीजिए कि डिफरेंट कंडीशन जो बच्चे आते हैं उन पे किसका प्रभाव होता है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा आनुवंशिक और पर्यावरण पर ही आधारित होता है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह व्यक्तिगत वाक्य लिखा ना, व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। व्यक्तिगत वाक्य मतलब जैसे वो करी ना कि अब काम को मैं खुद कर लूंगी, मतलब खुद से नियम बनाऊंगी और खुद को इसको अच्छे से कर लूंगी, अर्थात वह स्वनियमन पर काम कर रही है, ठीक है। आत्म केंद्रिता तब होता है जब वो क्या करती पता है, जैसे कि कोई काम खुद से करती, और यहाँ पे जो अपने आप से बात भी कर रही है और ये भी सोच रही है कि हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, तो ये है आपका स्वनियमन, ठीक है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, अपने हिसाब से वो चीजों को चलाना चाहती है। देखिए, मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये पॉजिटिव है, ये हो सकता है। पुस्तक वितरण हेतु बिल्कुल गलत है, नामांकित करना बिल्कुल गलत है। योजना आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना बिल्कुल गलत है, बच्चों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की जो जरूरतें हों उसकी आवश्यकताओं को पहचान करें, यही मूल्यांकन का एकमात्र लक्ष्य होता है, ठीक है। मतलब एकमात्र नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट लक्ष्य। देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह योजना क्या कहलाएगी। देखिए, मतलब क्या, क्यों, कैसे वो पूछना चाहती है। पहला, छात्रों में प्रत्याहार निवास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। अधिगम प्रक्रिया अर्थहीन होगी, अर्थहीन तो होगा नहीं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेंगे, नहीं, निष्प्रेरित आपको नहीं करना है भाई। लास्ट वाला लिखा है अधिगम में पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेंगे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब बच्चों के लिए उन्होंने एक तरह से सीढ़ी लगा दी, मतलब जैसे उन्होंने कहते हैं बेटा अच्छा बताओ, रेलगाड़ी बहुत तेज दौड़ती है, क्यों, तब वो बच्चा सोचने लगेगा अच्छा क्यों दौड़ती है, ठीक है। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में वो पाड़ पाड़ मतलब होता है एक ये ठेपनी देना, ठीक है, स्टेपनी देना, ठीक। आगे देखिए, खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, अच्छा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह रोना बंद करो या ना करो, लड़के रोते नहीं है। देखिए, अब उसके पिता ने क्या किया, यहाँ तुलना कर दिया ना, जब लड़के और लड़कियों को तुलना कर दिया अर्थात वहां वहां पे लिंग पक्षपात या जेंडर आप कह लीजिए पार्शियलिटी हो रही है, यही हमको इसमें देखना। देखिए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम कहाँ कर रहा है, तो बढ़ावा दे रहे हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, नहीं, समानता को बढ़ावा तो तब देते जब कहते कि लड़के और लड़कियां एक समान है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि जो पुराने जमाने से प्रथा चलती आ रही है कि लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं, लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लड़कों को दो डंडा मारो तो और तेज रोएगा, ठीक है। तो ये पुरानी प्रथा को दर्शाता है, यानी कि रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या हो सकता है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। उनके अकादमिक अंकों का नहीं, अंक फंक जहाँ है काटिए। अटल पाठ्यक्रम का पालन बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो पहला सही उत्तर हो जाएगा कि ज्ञान की संरचना के लिए उन्हें बराबर मौके मिलने चाहिए, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोहेलवर सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण में है। यानी कि जैसे कोई कार्य को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरा वाला उसको मान रहा है, अब भाई ऐसा क्यों करें। लेकिन ऐसी चीजें होती है ना कि जैसे लोग जैसे पुराने जमाने से लोग अगर कपड़ा धोती कुर्ता पहने तो हम भी पहनेंगे, तो ये क्या होती है, प्रथागत, यानी कि जो एकदम शुरू से चलता आ रहा है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक। ये आपका कोहेलवर का सिद्धांत है। देखिए, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामाजिकरण मतलब सोशलिज्म। देखिए, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं, नहीं, प्राथमिक कारक सामाजिक तो हो ही नहीं सकता। परिवार एवं जनसंचार दोनों द्वितीय कारक है, नहीं, आपको पता है ना,
सामाजिकरण का यानी कि सोशलिज्म सीखने का सबसे पहला कारक परिवार होता है। तो देखिए विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक है, परिवार आपका एक प्राथमिक कारण है, ठीक है। इसमें देखिए विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, तो विद्यालय तो प्राथमिक होता नहीं है, तो क्या होगा देखिए परिवार जो होता है वो प्रथम है और विद्यालय जो है वो द्वितीय है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। सामाजिकरण का विद्यालय द्वितीय कारक है और जो परिवार है वो प्रथम। ये प्रथम द्वितीय का मतलब यही है कि सबसे पहले बच्चा समाज के बारे में जानना कहाँ से सीखता है, तो सबसे पहले सीखता है परिवार से, उसके बाद में सीखता है विद्यालय से, इसलिए परिवार पहला हो गया, विद्यालय दूसरा हो गया। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये तो होगा नहीं, निगेटिव है। बुद्धिमत्ता को केवल आ गया निगेटिव, हटाइए इसको। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो पहला ही उत्तर सही हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, अर्थात बुद्धि जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है अलग अलग लोगों में, ठीक है। डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस डिफरेंट टाइप के लोगों में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि मुख्य गुण क्या होगा। इसमें देखिए बच्चा जो देखता है ना, जो चीज जैसे देखता है वैसे ही वो चीजों को सोचता है ना, अर्थात वो अलग से कुछ चीज को नहीं सोच पाता, यानी कि विचार और सोच में केंद्रीकरण होता है, ठीक है। अगर उसने देखा लाल चीज है तो लाल चीज ही है, अगर मूर्ति देखी तो मूर्ति ही देखेगा और वो समझ नहीं पाएगा कि इसकी मूर्ति है क्यों है, ठीक है। अर्थात वो जो देखता है वही समझता है। विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है, विकास के लिए कौन सा कथन सही है। विकास केवल आ गया निगेटिव और हटाइए। विकास बहुआयामी हो सकता है, ये सही लग रहा है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल नहीं। विकास की जो स्पीड है या कह लीजिए विकास की जो दर है वो सबके लिए अलग अलग होती है, कोई तेज सीखता है कोई कम। ये निगेटिव वर्ड है तो ये गलत हो गया। विकास बहुआयामी होता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग चरणों में हो सकता है। लय वागस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। देखिए लेव वागस्की आगे मैंने आपको सामाजिक और सांस्कृतिक आया तो सीधा सीधा मारिएगा इस पे जोर देते हैं, ठीक है। किस पे, इस पे ये कल्चरल टूल्स यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों पे ये जोर देते हैं, ठीक, लेव वागस्की। 26वां नंबर प्रश्न है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। देखिए जो भी वो संज्ञानात्मक संरचना है उसको स्कीम्स यानी कि स्कीमा के रूप में वो संयोजित करते हैं या कह दिए कि स्कीमा के रूप में वो वर्णित करते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, जहां भी स्कीमा आया जीन पियाजे, स्कीमा जहां आया जीन पियाजे, स्कीमा आया जीन पियाजे, ठीक है। चलिए 27वां, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, किस पे जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों से अलगाव, बिल्कुल नहीं, निगेटिव है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम अवसर प्रदान करना, ये सही है, ठीक है। हर बच्चे के सामर्थ्य जैसे बच्चा जो बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, चाहे खेलने में अच्छा है, पढ़ने में लिखने में कूदने में दौड़ने में, उसको उसकी रुचि के अनुसार उसको बराबर अवसर मिलना चाहिए, यही एक समावेशी कक्षा की विशेषता है, ठीक है। बाकी ये दोनों के दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिव्यांग जन अधिकार नियम 2016 में निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, अर्थात जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा शब्दावली प्रयोग करेंगे ठीक रहेगा। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, क्या ये सही रहेगा। ये देखिए सही हो सकता है क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार है। छात्र जिसका शरीर अशक्त है, ये गलत, बिल्कुल गलत है। अशक्त मतलब जो कुछ ही नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई, अगर किसी का हाथ पैर कट गया भगवान न करे लेकिन फिर भी वो और काम तो कर ही सकता है। मंदिर छात्र बिल्कुल गलत है, विकलांग भी बिल्कुल गलत है। तो क्या कहना पड़ेगा आपको, दिव्यांग, ठीक है, विकलांग नहीं दिव्यांग, ठीक है। ये आपका कहता है कौन सा नियम है 2016 का। 29वां प्रश्न देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे किस विकास किस क्रम में होता है। देखिए जीन पियाजे ने कहा था कि सबसे पहले क्या विकास होता है, संवेदी का, ठीक है। संवेदी पेशी यानी कि बच्चे जो होते हैं आंख कान नाक से चीजों को सीखते हैं और समझते हैं, और ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। फिर 2 से 7 वर्ष तक जो आपका होता है ये मूर्त होता है। मूर्त मतलब बच्चे जो देखते हैं वही सोचते हैं, ठीक है, जो देखते हैं वही सोचते हैं। और अमूर्त मतलब जो देखते हैं वो जो नहीं भी देख पाते उसके विषय में सोचते हैं। तो सही क्रम क्या हुआ, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। और लास्ट में एक आपका बीच में एक छूट गया है लेकिन जो 3 क्रम है यही है, सांवेगिक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं तो इसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए। देखिए पहला है योग्यता आधारित समूह, बिल्कुल नहीं, बना नहीं है।
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यही सही होगा। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट होगा। जो भी आप परियोजना बनाइए, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, तो ऐसी चीजों को इंक्लूड कीजिए जो अलग अलग चीजों से या अलग अलग बैकग्राउंड से आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक, बाकी बाधा और ये असफलता नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सेकंड नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, हाँ, देखिए तो दोस्तों ये था हमारा आप कह लीजिए 2021 का सीटेट का, हमने बाल विकास का जो 30 प्रश्न है सीडीपी का, उसको हमने कवर कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।